हम डिस्कस कर रहे थे डिजीज मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है? जब हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पाती हमारी बॉडी में? जैसे ये हार्ट है, हार्ट की आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्लॉट बन जाता है, ठीक है, क्लॉट ब्लड। यहाँ पर अगर जब ब्लड क्लॉट बन जाता है तो जो ब्लड है यहाँ से सप्लाई होगा वो आगे नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर हर्ट है, ठीक है, वो हर्ट को नहीं पहुंच पाएगा। या फिर कोई भी वेन, आर्टरीज है, टिश्यूज है, यहाँ पर सेल्स है, ठीक है, उनको प्रॉपर वो नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पर ही रुक जाएगा। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ठीक है, ब्लड नहीं पहुंच पाता प्रॉपर। जो हमारे जैसे टिश्यूज को जो भी डिमांड है टिश्यू की ऑक्सीजन की, उतनी हमारी सप्लाई नहीं हो पाती टिश्यूज तक। अगर टिश्यू की डिमांड है कि वो 1 या 2 जो है ग्राम वो ऑक्सीजन लेंगे, तो जो है सप्लाई सिर्फ क्या हो रही है, 0.5 ग्राम हो रही है या फिर 0.9 ग्राम हो रही है। प्रॉपर जो है सप्लाई वो वहां पर तक नहीं हो पाती। उस चीज को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर इस्केमिक हार्ट डिसीज, ठीक है। इसमें क्या है, मेन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो हमारा रिजल्ट क्या है, इम्बैलेंस हो जाती है सप्लाई एंड डिमांड ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लड क्लॉट बन जाता है उसकी वजह से, या जो ब्लड हार्ट है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता उसकी वजह से। उसके बाद है इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, पहले फर्स्ट है स्नीजनिंग होना, ठीक है, उसके बाद है बर्निंग सेंसेशन, मतलब ऐसे बर्निंग सी फीलिंग आना, उसे बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन। उसके बाद है जैसे हमारे नेक, थ्रोट, ठीक है, शोल्डर पर पेन होना। जब हमारे प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे टिश्यूज तक, तो हमारे नेक में, शोल्डर, लोअर जहाँ में पेन होने लग जाता है, ठीक है, उनमें पेन फील होना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे जो हमारा टाइम है लास्ट 30 मिनट टू मैनी आवर्स। ये जो पेन है हमारा, ठीक है, ये 30 मिनट से लेके मैनी आवर्स, बहुत टाइम, मतलब बहुत घंटे तक ये जो हमारा पेन है वो चलता रहेगा। जब हमारी बॉडी में हम लोग मेडिसिन ले लेंगे, ठीक है, इसकी, तो उससे क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन है सॉरी, वो प्रॉपर सप्लाई होने लग जाएगी, तो हमारा जो पेन है वो कम हो जाता है उससे, ठीक है। जब प्रॉपर सप्लाई होने लग जाएगी, डिमांड प्रॉपर होने लग जाएगी, तो उससे हम बोल देते हैं फिर कि मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन है उसमें क्या है, जो क्लॉट है, ऑक्सीजन है प्रॉपर पहुंच रही है और हमारे जो है पेन वो कम हो रहा है। इसमें हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी। इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये जो क्लॉट है ये सडन चेंज होता है, ये सडनली है, इमरजेंसी, जो ये सडनली हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। इसका कोई ये नहीं है कि इस टाइम फिक्स हो कि हमें जैसे एसिडिटी हो रही फिर होगा, या ये सडनली हमारा जो बॉडी में वो अकर हो जाता है। उसके बाद इसके लिए क्या, ब्लड आर्टरी, ब्लड क्लॉट, ये जो आर्टरीज होती हैं, कॉर्नरी आर्टरीज, इसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है। जैसे हम लोग कई बार ज़्यादा ओबेसिटी होती है, जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, ज़्यादा ऑयली फैटी सब्सटेंस खाते हैं, ठीक है, ज़्यादा हैवी जैसे घी वगैरह, दूध वगैरह ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, सॉरी, उससे क्या होता है हमारे उससे जो होता है, जो हमारे ब्लड में क्लॉट जम जाता है, ठीक है, क्लॉट बन जाता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं हम लोग। उससे ऑक्सीजन की सप्लाई वो प्रॉपर नहीं हो पाती। उसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी में इसके रिजल्ट, जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी ऑक्सीजन की, उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे शोल्डर में पेन होगा, आर्म में पेन होगा, लोअर एरिया में पेन होगा, और अगर ये पेन ज़्यादा हो रहा है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेन जो डिजीज है हमारी, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिजीज कॉमन है,
जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, ठीक है, टीबी जिसे हम बोलते हैं, ये जो स्मोकिंग करते हैं पर्सन्स, या जिनको HIV एड्स वगैरह होती है उनमें ज़्यादा होती है। इसे हम पहले करेंगे ट्यूबरक्लोसिस। मतलब टीबी, ये एक इन्फेक्टियस डिजीज है। ठीक है, ये क्रोनिक है। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम तक जिसका ट्रीटमेंट चलता है। कॉज किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम। ये मेन जो इसके कॉज होने का, इस बैक्टीरिया के डिजीज होने का मेन जो है बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके कारण जो हमारी बॉडी में वो ट्यूबरक्लोसिस अकर होती है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये एरोबिक होते हैं, रॉड शेप, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। अब एरोबिक का मतलब होता है जो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन होते हैं वो जब ऑक्सीजन में ग्रोथ करते हैं, डेवलप होते हैं, उसे हम बोलते हैं एरोबिक जो है बैक्टीरिया। ये रॉड शेप के होते हैं, ठीक है, इनके जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी में वो लॉन्ग जो रॉड शेप है। ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ज़्यादा एरोबिक कंडीशंस में ही जो है वो अपनी एरोबिक कंडीशंस में ही डेवलप करते हैं। उसके बाद है जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस है, ये मेनली इफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। मेनली इफेक्ट करेगा लंग्स को। इसके अदर पार्ट्स भी हैं, जैसे अदर कौन कौन से पार्ट्स जो इफेक्टेड होते हैं, अदर पार्ट ऑफ बॉडी जैसे किडनी, ठीक है, जो अदर पार्ट्स हैं वो भी हमारे जो बॉडी के वो इफेक्ट होते हैं, बट मेनली क्या इफेक्ट होता है हमारा लंग्स। उसके बाद किडनी भी इफेक्ट होगी, ठीक है, उसके बाद जो हमारे बोन्स हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। अब जो ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, ये क्या करता है, मेन जो आजकल टर्म चलती है ट्यूबरक्लोसिस की वो है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। अब लेटेंट क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है उसमें क्या होता है, जो हमारे सिम्टम्स हैं, साइलेंट सिम्टम्स, वो पता नहीं चलते। ये साइलेंटली अटैक होता है, हमें उसके साइन सिम्टम्स से कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। एकदम से क्या है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जब ट्यूबरक्लोसिस बढ़ जाती है उसके बाद हमें पता चलेगा, उसे हम बोलते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। अब इसकी टाइप कौन कौन सी है? माइकोबैक्टीरियम ह्यूमन, बोविन एंड एवियन। अब जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो तो होती है मेनली ह्यूमंस में, ठीक है। जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविन है वो होती है एनिमल्स में। जो हमारे में जो वायरस बैक्टीरिया ग्रो करता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और जो एनिमल्स में बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उसे हम बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम बोविन, ठीक है। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स। अब जो इसके सिम्टम्स क्या है ट्यूबरक्लोसिस के, ये ट्यूबरक्लोसिस क्या मेनली कॉमनली ड्रग है, हर एक मतलब गांव में, घर में, कहीं पर भी हमें ये पेशेंट्स मिलते हैं, ठीक है। हमें उसके जब कभी ऑब्जर्व करते हैं तो
हमें पता चलता है कि उनको क्या क्या सिम्टम्स और साइन सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट है सिम्टम्स, क्रॉनिक कफ, मतलब बहुत लंबे टाइम से खांसी, चील, ठंड लगना, फीवर होना, नाइट स्वेट्स। ठीक है, ये कॉमनली जो हमारे सिम्टम्स है, मतलब जिस पर्सन को 1 मंथ तक खांसी रहती है, ठीक है, उसकी मेडिसिन लेने के बाद भी खांसी कफिंग ठीक नहीं होती, तो हम लोग नॉर्मली उसके एडवाइस क्या करते हैं, आप अपना ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करवाओ। ठीक है, क्योंकि जब बहुत लंबे टाइम तक खांसी रहती है तो वो हमारा एक सिम्टम्स होता है, साइन होता है ट्यूबरक्लोसिस डिजीज का। हमें फिर पता चलता है कि इस पर्सन को कहीं ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हो रही। सेकेंड, ठंड लगना उसे रात को या नाइट के टाइम उसे फीवर हो जाना, नाइट में पसीना आना, पर्सन को, पेशेंट को उसका वेट है जो वो लॉस हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, वेट भी लॉस होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है कफ विद ब्लड। केवल जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें इतनी कफिंग हो जाती है, इतनी ज़्यादा कफ होती है उनके जो है बॉडी में, तो जब वो कफिंग करते हैं, ठीक है, जब बलगम वगैरह इनकी आती है उनके, ठीक है, माउथ में, तो उसके साथ ब्लड भी आता है। ठीक है, वो सीरियसली कंडीशंस हो जाती हैं उस टाइम, इसलिए हमें जो थोड़ा सा भी साइन एंड सिम्टम्स लगे, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अगर खांसी लगे 15 या 1 महीने तक, तो उसके बाद हमें क्या टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं हमें ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, अपनी चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे, उससे हमें पता चल जाता है, जो एक्सरे होते हैं उसमें वाइट कलर के डॉट्स हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। ठीक है, या फिर हमारा ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट होता है या कल्चर टेस्ट होता है, जिससे हमें ट्यूबरक्लोसिस के होने का पता चलता है। अब जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको हम डायग्नोस्ट कैसे करेंगे? एक्सरे हो गया, कल्चर, ब्लड टेस्ट, इन चीजों से हम उसे डायग्नोस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा रिस्क फैक्टर। अब जिनको ट्यूबरक्लोसिस है उनके लिए क्या रिस्की हो सकता है? जैसे स्मोकिंग, अब जो पर्सन स्मोक करते हैं, ठीक है, वो उनके स्मोक करेंगे तो उनका लंग्स तो एक तो ट्यूबरक्लोसिस के साथ खराब हो रहा है, ठीक है, डैमेज हो रहा है। अगर वो स्मोकिंग करते रहेंगे तो उनका जो लंग है, ठीक है, वो और ज्यादा खराब हो जाएगा, ठीक है, स्मोकिंग के कारण। इसलिए उनको क्या है, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए जब उनको ये पता चले कि उनको ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है। नहीं तो अगर उस पर्सन ने 1 साल तक उसकी लाइफ है तो वो लाइफ है जो वो 6 मंथ की रह जाएगी अगर उसने स्मोकिंग करना नहीं छोड़ा इन बिटवीन ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। सेकंड है, जो जिन पर्सन्स को एड्स होती है, HIV होता है, ठीक है, वो पर्सन्स को भी बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं, रिस्क होता है उनकी लाइफ में भी। और वो पर्सन को जब ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, ठीक है, हमें उन पेशेंट से भी अवॉइड रहना चाहिए, ठीक है, दूर रहना चाहिए, ताकि हमें जो ट्यूबरक्लोसिस है वो ज़्यादा हमारी जो बॉडी में ना फैल सके उसका इन्फेक्शन। उसके बाद है हमारा ट्रीटमेंट। ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे रिपैम्पसिन, ठीक है, ये मेडिसिन दी जाती हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मेडिसिन।
मेनली हमें क्या ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से होता है, हाई डोज होती है एंटीबायोटिक्स की, ठीक है, उससे हमारा जो है वो ट्रीटमेंट होता है। एक हमें इंजेक्शन लगते हैं बीसीजी, ठीक है, जैसे हमें नॉर्मली पता है जब छोटा बेबी होता है, ठीक है, 1 या 2 दिन के बाद उसके इंजेक्शन लगते हैं बीसीजी के, ठीक है, वो बीसीजी के जो इंजेक्शंस हैं वो क्या करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल, वो हमारी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस को नहीं होने देते, ठीक है, उस वायरसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए क्या जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल बना हुआ होता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें जो भी वैक्सीनेशंस हैं, ठीक है, वो प्रॉपर जो है बेबीज को लगवानी चाहिए, ताकि आगे जो भी डिजीज है वो उनको ना हो सके, वो प्रोटेक्ट हो सके। जो बीसीजी के इंजेक्शन है वो भी ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट काम करते हैं। आगे नेक्स्ट है इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कैसे फैलता है। एक तो स्नीजिंग के टाइम, छींकते टाइम, अगर एक पर्सन ये ट्यूबरक्लोसिस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाता है, इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक होती है, ठीक है। अब कैसे होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, पहले स्नीजिंग मतलब छींकते टाइम, अगर कोई पेशेंट है वो छींक रहा है, ठीक है, स्नीजिंग है, तो वो अपने हाथ नाक पर क्या है हैंकी या फिर हाथ से वो ढक सकता है अपने नाक को, ताकि जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, उसकी जो भी म्यूकस के ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे हेल्दी पर्सन तक ना जा सके, ठीक है। फर्स्ट है स्नीजिंग, दूसरा कफिंग, खांसते टाइम भी हमें अपने फेस पर क्या माउथ पर हैंकी या उसे कवर करके रखना चाहिए, ताकि खांसते टाइम भी जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं म्यूकस की वो दूसरे हेल्दी पर्सन तक ना जा सके या एयर में ना जा सके। जब एयर में भी जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं वो चले जाते हैं तो उससे क्या होता है, वो इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में मिलने का वो दूसरे पर्सन के ब्रीथिंग के टाइम अंदर चले जाते हैं, ठीक है, जिससे वो हेल्दी पर्सन को भी डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है स्पिट, ठीक है, कई बार हम लोग क्या करते हैं जिनको डिजीज होती है वो कहीं पर भी ऐसे स्पिट कर देते हैं, म्यूकस जो है वो गिरा देते हैं, उससे भी क्या होता है जो बैक्टीरिया वहां पर ग्रोथ कर जाता है, ठीक है, वो सॉइल में, ठीक है, वाटर में इजीली ग्रो कर जाता है। तो हेल्दी पर्सन अगर वहां से गुजरेगा या टच कर लेगा उस चीज को, ठीक है, गलती से, तो उससे वो जो डिजीज है वो उसमें ट्रांसमिट हो जाती है। नेक्स्ट है स्पीक, बोलते टाइम अगर जो है ट्यूबरक्लोसिस है जिसको, वो पर्सन बोलता है, ठीक है, उसमें क्या होता है बोलते टाइम भी वो डिजीज दूसरे पर्सन तक पहुंच सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन में सेम वही आ गया, बीसीजी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए हमें, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए जब हमें पता चले कि हमें ये डिजीज है। उसके बाद इसकी मेन जो पार्ट है वो है पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि ये जब डिजीज हमें होती कैसे और कैसे हमारी बॉडी में जाके ग्रो करती है, प्रोड्यूस हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी में हम फर्स्ट करेंगे पहले सोर्स, ठीक है, मतलब किस सोर्स के थ्रू हमें वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, कोई पर्सन, सॉइल, ठीक है, किसी पर्सन के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, सॉइल मिट्टी के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं। उसके बाद है एरोसलाइजेशन, एरोसलाइजेशन मतलब जो हमारे छींकते जब खांसते टाइम जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी अब जो साइज है 0.5 म्यू माइक्रोन्स तक होता है, ठीक है, वो बहुत छोटे होते हैं, उनका हम बोलते हैं एरोसोलाइजेशन। जैसे एग्जांपल हमारा जो मूव है वो स्प्रे, हम मूव स्प्रे लेते हैं, उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसमें
वो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम एरोसोल पार्टिकल्स बोलते हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे एरोसोलाइजेशन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। पहले तो हमारे जो एंटर किया जो सोर्स क्या पर्सन है, मान लो पर्सन ने स्नेजनिंग की, कफिंग की, वो उसके मुंह से एरोसोल जो न्यूक्लियाई है, पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट्स वो निकले, हेल्दी पर्सन की बॉडी में वो क्या एंटर हो गए। उसके बाद है इनहेलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो वो ड्रॉपलेट्स हमने इनहेलेशन हो गई, हमारे बैक्टीरिया को हमने इनहेल कर लिया, तो एक तरफ तो होगा नो इन्फेक्शन, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं, 50% कम चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्ट ना करे हमारी बॉडी में जाकर। अगर हमारी बॉडी में जाकर वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है तो क्या होगा, यहाँ पर तो आ गया कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, जो ड्रॉपलेट्स थे, बैक्टीरिया थे, वो हमारी बॉडी में जाकर कोई इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सके। अगर ये हमारे बैक्टीरिया बॉडी में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, करेंगे तो क्या होगा, इनहेलेशन करने के बाद ये बैक्टीरिया कहाँ पहुंचे, लंग्स तक, रीच लंग्स, मतलब लंग्स तक पहुंचे जो है बैक्टीरिया। ठीक है, वहां तक पहुंचने के बाद क्या है, आप मान लो यहाँ पर ये लीवर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया पहुंचा है, ठीक, उसके बाद यहाँ पर पहुंचने के बाद ये मल्टीपल ग्रोथ करेंगे। या लंग्स में जाकर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले एक पहुंचा, धीरे धीरे क्या अपनी ग्रोथ बढ़ा दी, मल्टीपल ग्रोथ कर ली, ठीक है। मल्टीपल ग्रोथ क्या, इन मैक्रोफेज मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में कर ली, उसके बाद इनकी ग्रेनुलेशन होगी, ग्रेनुलाइजेशन, ग्रेनुलोमोटर्स, सॉरी यहाँ पर क्या है, ग्रेनुलोमोटर्स होगा लेशंस का, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया ग्रेनुलेशंस होगा, ठीक है, लेशंस होगा, बिगिन टू फॉर्म। उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, देन रीएक्टिवेट। अब दो स्टेप हो गए, एक यहाँ पर बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, दूसरा लंग्स तक पहुंच गए, मल्टीपल ग्रोथ भी कर लिया, ग्रेनुलेशंस भी हो गए, ठीक है। बैक्टीरिया ने फिर ग्रोथ किया, बट रीएक्टिव, कोई इसमें रिएक्शन एक्टिविटी नहीं दिखाई, वहां पर किल हो गई या फिर उसके जो है वो रीएक्टिवेशन हो गई। थर्ड है, अगर जब ये हमारे जो लेशंस हैं यहां से हम लेंगे, ये लेशंस क्या है, लिक्विफाई होंगे, जो ग्रेनुलोमोटर लेशंस हैं, ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करेंगे, स्प्रेड इन ब्लड, फिर स्प्रेड, ये हमारे जो लिक्विफाइड लेशंस हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो क्या फ्लूइड है या लेशंस हैं जो लिक्विफाइड हो जाएंगे, वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड में जब स्प्रेड हो जाएंगे उसके बाद जो है हमारा बैक्टीरियाज है वो जब हम कफिंग करेंगे उसको थ्रू बाहर निकलेंगे, ठीक है।
ये हमारे ब्लड में स्प्रेड हो जाते हैं। तो जब हम खांसते हैं, ठीक है, कफिंग करते हैं, तो ये हमारे जो बैक्टीरिया वो बाहर निकलते हैं, या फिर हमें जो ब्रीथिंग सांस लेने में उसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें क्या कफिंग होती है। तो कफिंग होने के कारण क्या है, हमें जो है बैक्टीरिया वो प्रॉपरली ब्रीथिंग नहीं लेने देते। ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पहले सोर्स, फिर एरोलाइजेशन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियस में चेंज होते हैं, ठीक है। फिर हम बैक्टीरिया जो है वो इनहेल हो जाते हैं बॉडी में। एक तो है बॉडी में जाकर कोई इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करते। सेकंड, जब लंग्स तक बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, वो मल्टीपल ग्रोथ करेंगे हमारे लंग्स में, ग्रैनुलोमोटर लेशंस बनेंगे, ठीक है। उसका बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा प्रॉपर, क्योंकि हमें जो ट्यूबरक्लोसिस है एरोबिक है, तो इनको ग्रोथ करने के लिए क्या ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन लेंगे ज्यादा, तो उससे क्या होती है हमारी जो बॉडी में वो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, जिससे हमें खांसी आती है, ठीक है। जब खांसते हम लोग, वो बैक्टीरिया को क्या है वो हेल्दी वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम्स के लिए। उसके बाद है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें मैनिफेस्टेशन। जो ट्यूबरक्लोसिस है 3 टाइप की है। फर्स्ट प्राइमरी, ठीक है, पल्मोनरी और मिलियरी। जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है उसमें तो विदाउट कोई भी इंक्यूबेशन हमें डिजीज होती है। जो पल्मोनरी है उसमें जो लंग्स अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, फीवर होता है, स्लीपिंग टाइम में प्रॉब्लम आ जाती है और कफिंग होती है। जो मिलियरी जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस है उसमें क्या होता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस, नाइट स्वेट्स हो गया, ठीक है, फीवर होना, चिल्स होना, ठीक है, या फिर लेशंस होना, लिम्फ नोड्स हैं जो वो हमारी खराब होने लग जाती हैं, और जो लंग्स है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो क्या इफेक्टेड हो जाता है, लार्ज पार्ट उसका, और हमारे किडनी और बोन्स जो है वो भी इफेक्टेड होती है। ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया।